नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है तो वो हमें कानूनी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप फोन करके ये भी दहेज उत्पीड़न मामलों पर कानूनी जानकारी या सलाह भी ले सकते हैं। दरअसल दहेज प्रथा से जुड़ा सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है। दहेज उत्पीड़न के मामलों में दहेज के लालची परिवार या पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ कई बार महिला की हत्या तक बात पहुंच जाती है। कई बार उन्हें प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मौत होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए गए थे, जिनमें 30% अपराध पति या ससुराल पक्ष द्वारा महिला प्रताड़ना के मामले ही थे। दहेज महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक मुख्य कारण है। दहेज की मांग करना ही नहीं बल्कि उस मांग को पूरा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 में बनाए गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने की प्रक्रिया में सम्मिलित अपराधी को कड़ी सजाओं का प्रावधान है। इसके तहत पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकिचाते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वहीं जिलाधिकारी ऐसे मामलों में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। दहेज उत्पीड़न कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता प्रियंबिका झा जी। अगर आपका दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है, 012061279337। इसके अलावा एक और नंबर 012061279338। ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकती हैं। कोई भी सवाल हो इससे जुड़ा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर कैसे जो परिभाषित है, यानी कि जो इसकी डेफिनेशन है प्रियंबिका जी, वो क्या कहती है, कैसे इसे परिभाषित किया जाता है? प्रियंबिका जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। दहेज की परिभाषा जो है वो दहेज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत में सेक्शन 3 और 4 में है। डाउरी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 और पनिशमेंट जो है वो 3 और 4 सेक्शन में दी हुई है। इसमें दहेज दोनों पार्टी जो लेन देन करते हैं, दैट इज इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज और आफ्टर द मैरिज, whatever is transaction between the two parties, valuable property हो सकती है, गोल्ड ज्वेलरी जो भी दिया जाता है, जो मजबूरी में दिया जाता है, विलिंगफुली नहीं दिया जाता, तो ये दहेज के तहत आता है। और इसकी सजा जो है वो दी गई है 2 साल की डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। जी ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रियंबिका जी दहेज प्रताड़ना की बात करें तो कहाँ और कैसे जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि इसकी शिकायत कैसे करें, क्या पूरा प्रोसेस है इसको लेकर? जी, इसकी शिकायत महिला थाना में की जाती है। CAW भी है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, महिला थाना हर में होती है। कैसे की जा सकती है? और वो आप फोन के थ्रू या पर्सनली विजिट करके महिला थाना को वहाँ कंप्लेंट दे सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेंट भी जा सकते हैं, रिश्तेदार भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेक्शन 498A की बात करें तो वो क्या है और इसके तहत जो सजा का प्रावधान है वो क्या कहता है?
सेक्शन 498 ए जो है वो क्रूरता इंडियन पेनल कोड में दिया गया है। क्रूरता के लिए जो हस्बैंड एंड पति अपने पत्नी पर करते हैं और कोई रिलेटिव रिश्तेदार करता है, सास, जेठानी, देवरानी, ननद वगैरह, जो कि शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना करते हैं अपनी बहू पे, तो उसके लिए की सजा 3 साल की गई है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। अशोक जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। कार्यक्रम में जब भी आप जुड़ते हैं तो नेटवर्क क्षेत्र में आइए और उसके बाद जो भी आपका सवाल है, जो भी आप कानूनी राय, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं अधिवक्ता जी से, पूछ सकते हैं कार्यक्रम में। प्रियंबका जी, अब बात दहेज उत्पीड़न कानून और 498A का जो एक समान है उस वो क्या कहता है, क्योंकि इसमें दहेज शब्द का उल्लेख नहीं है, ये आखिरकार ऐसा क्यों है? जी, 498 वो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी यानी क्रूरता को डिफाइन किया गया है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक तौर पे जो हस्बैंड या उनके रिलेटिव द्वारा बहू पे किया जा रहा है, तो ये एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी है। जबकि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाउरी पर जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ लेन देन की बात की गई है, मॉनिटरी एस्पेक्ट है, में किसी प्रकार की क्रूरता का डेफिनेशन नहीं किया गया है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जी महिलाओं के लिए है, जबकि डाउरी जो है वो लड़के और दोनों के लिए। एक कॉलर हमारे साथ अशोक जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से। अशोक जी आवाज मिल रही है तो अपना सवाल पूछिए। हाँ मिल रही है। हाँ बोलिए अशोक जी, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे का 498A का 9 साल से केस चल रहा है और 50 दिन की शादी में वो लड़की भाग गई थी। 9 साल हो गए हैं, पीड़िता ने हमारे पक्ष में बयान भी दे दिए हैं और हमारा एक्स पार्टी डाइवर्स भी हो चुका है। अब कोर्ट ये कहती है कि साहब गवाही होनी है। अभी 3.5 साल हो गए उसको बयान दिए हुए, PW बयान पीड़िता को, लेकिन उसके अन्य गवाह अभी तक 3.5 साल से नहीं आ रहे हैं जी। तो ऐसी दशा में हम कब तक हिल गए रहेंगे? बिल्कुल, बड़ी मुश्किल समस्या है। प्रियंबका जी, कैसे समाधान होगा? इतने सालों से झेल रहे हैं ये परेशानी। जी, जब डिवोर्स ग्रांट हो जाता है तो फिर 498A भी कम्स टू एन एंड, लाइक 498A आता है डिवोर्स के बाद। नहीं तो ये इनका सवाल आपने शायद सुना होगा, ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो है बाकी लोगों की तरफ से जो कहा जाना था वो अभी तक गवाही नहीं दे पाए हैं, इसकी वजह से इनका केस अटका हुआ है। जी हाँ, तो गवाही तो चाहिए ना, बिना गवाही केस का फैसला नहीं आएगा। लीगल हेल्पलाइन में जिसमें आज हम बात कर रहे हैं दहेज कानून से जुड़े कानूनी प्रावधान की, खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं जो हमें तमाम कानूनी जानकारी ले रहे हैं। अब आपसे हम ये जानकारी चाहेंगे कि क्या शादी सेक्शन 498A लागू करने की कोई जो समय सीमा है प्रियंबका जी, वो होती है क्या? क्या है इस पर जो कानूनी पहलू है, क्या है? निर्धारित 3 years फ्रॉम द टाइम ऑफ लास्ट क्रुएल्टी, क्रूरता का जो टर्म किया गया है उससे 3 साल की लिमिटेशन होती है, लेकिन कंटिन्यूएशन में अगर क्रुएल्टी हो रही है तो फिर वो कंटिन्यूएशन टाइम काउंट करता है। ठीक है, और अगर इसमें गिरफ्तारी की बात की जाए तो क्या गिरफ्तारी अब किसी बिना नोटिस के भी इसमें हो सकती है? ऐसा भी क्या कुछ प्रावधान है इसको लेकर? जी, इसमें ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय है, जिसकी वजह से अरेस्ट विदाउट वारंट होता है। लेकिन लेटेस्ट जजमेंट जैसा मैंने बताया है स्टेट ऑफ बिहार में इमीडिएट अरेस्ट का गाइडलाइन लेट डाउन किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसमें जस्टिस चंद्रमौली प्रसाद एंड पिनाकी चंद्र घोष जी ने ये साफ कहा था कि इमीडिएट अरेस्ट शुड बी डन, क्योंकि सेक्शन 41 CRPC में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें भी गाइडलाइंस हैं पुलिस ऑफिसर को कैसे अरेस्ट करना है और कब अरेस्ट करना है, इसकी जानकारी दी गई है।
ठीक है। अब अगर हम ये इलाहाबाद हाई हाँ, कोर्ट का भी एक जजमेंट है, विमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो रिसेंट जजमेंट है। इमीडिएट अरेस्ट नहीं करने की बात की गई है। अच्छा, अगर हम बात करें, क्या ससुराल के जैसे कोई रिश्तेदार हो, जैसे सास ननद पर, इन पर भी केस दर्ज किया जा सकता है क्या? जी, सास ननद देवर हो, किसी पे भी किया जा सकता है केस रजिस्टर। हम्म। लेकिन इसमें इनकन्वीनियंस होती है ससुराल वालों को, उनकी बदनामी भी होती है, हम्म। और उन पे जब केस रजिस्टर होता है तो वो भी मानहानि का केस कर सकते हैं। उनके पास भी डिफेंस है। डिफेंस है उनके पास भी। अगर ऐसे में कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है, तो क्या दूसरा इन कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकता है? इन्फॉर्मेंट को हो सकता है, रिलेटिव या पड़ोसी कोई भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है। ठीक है। अगर हम दहेज उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, तो उसका सामना कर रही महिलाओं को पुलिस सुरक्षा और काउंसलिंग भी क्या मुहैया कराई जाती है? इसके बारे में हम चाहते हैं थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे ये सब चीजें उनको मुहैया हो पाती है, क्योंकि इस दौरान काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। महिलाएं टूट जाती हैं, उनको उनका जो मनोबल है बहुत कमजोर हो जाता है, तो ये कैसे जो है हो पाता है? जी, महिला थाना होती है जहाँ कंप्लेन रजिस्टर की जाती है, और CW क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं, और काउंसलिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है जो कि समय पे आपको सहायता करती है। काउंसलिंग मेडिएशन वगैरह की जाती है। मेडिएशन में फैसला केंद्र होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज में सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर सेटलमेंट आता है तो फिर केस फर्दर आगे जाता है। ठीक है। अब कई बार दहेज उत्पीड़न के कानूनों का भी दुरुपयोग किया जाता है, ऐसे में झूठे दहेज मुकदमों में कैसे बचे? जी, झूठे केसेस होते हैं, उपाय यही है कि आप डिफेमेशन मानहानि का केस दायर कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, रेगुलर बेल भी ले सकते हैं, और आपके पास रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स जो एक्ट में सेक्शन 9 में है, और भी बहुत सारे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कलेक्ट किया हुआ है, SMS, फोन कॉल, व्हाट्सएप चैट्स, तो वो आपके पक्ष में होता है। अगर पत्नी मायके बच्चा से गई है तो उसका कुछ है वो दे सकते हैं कोर्ट में। और 506 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस भी कर सकते हैं, और सेक्शन 7 में फॉल्स केस फ्रेम किया गया, फ्रेमिंग में 191 भी आता है, 191 केस भी आता है, और सेक्शन 9 ऑफ रिकवरी ऑफ डैमेज का किया गया है। प्रियंबका झा जी, क्या 498A की सुनवाई में जो सभी तारीखें हैं उसमें आरोपी को पेश होना जरूरी है क्या? और अगर इस दौरान वो नहीं पेश हो पाए किसी भी एक तारीख में, तो क्या होता है फिर? क्या केस फिर से पीछे पहुंच जाता है, फिर से नए सिरे से इसकी सुनवाई होती है? नहीं, केस में अगर वो पेश नहीं हो पाते हैं तो एक्सेप्शन एप्लीकेशन दे सकते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर हो सकते हैं। और अगर तारीख हुए हैं तो एडवोकेट उनके बिहाफ पे अपीयर हो सकते हैं, और पीछे केस की जाता है, केस तो फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है उसमें। अगर बात करें 498 की, तो उसमें बेगुनाही की संभावना लागू होती है क्या? यस, बेगुनाही की संभावना है, क्योंकि आप प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है, जैसे डाउरी डेथ केस अंडर 113 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया गया है, प्रिजम्पशन इज देयर व्हिच हैज टू बी प्रूव्ड अनटिल एंड अनलेस, जब तक साबित नहीं हो जाता, प्रूव नहीं हो जाता कोर्ट में, तो आप इनोसेंट हैं। और 106 एविडेंस एक्ट में भी है कि फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। क्या कोई पराई स्त्री जिसका पति से अवैध संबंध है, वो व्यक्ति या उसके परिवार का 498A का जो केस है वो दर्ज करा सकती है क्या उस पर? I could not get that.
फिर से दोहराया जाए सवाल। जी प्रियंबका जी, मेरा सवाल ये कि क्या कोई भी जो पराई स्त्री है जिसका पति से अवैध संबंध है, तो क्या जी जी, तो क्या वो व्यक्ति या फिर उसका जो परिवार है कोई भी, उसके अंतर्गत 498 में केस वो दर्ज करा सकती है क्या उन पर? अंडर 498 तो ऐसे केसेस दर्ज नहीं होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इसका प्रोविजन है कि अगर डोमेस्टिक रिलेशन दे आर लिविंग इन वन छत के नीचे रह रहे हैं तो फिर वो फाइल कर सकते हैं वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। और क्या स्त्रीधन का प्राप्ति के लिए अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है? हाँ, वो खारिज हो सकती है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित स्त्री की, तो दहेज पर अपना हक जमा सकती है क्या वो? दहेज पर अपना हक, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, बट उसने अगर उनके परिवार वाले खर्च किए हैं तो जब वो केस फाइल करती अपना कर सकती है कि इतने खर्च हुए हैं, तो उस वक्त वो कानूनी सहायता लीगल एडवाइस मिलके अपने पर दहेज वगैरह खर्च हुए वो सब क्लेम। ठीक है, एक कॉलर महावीश्वर हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं, महावीर हमारे साथ जुड़े हैं। महावीर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी आप सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है जी, एक लड़की की शादी की थी, मैं तहसील गाँव भैसवान खुर्द, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, राज्य हरियाणा। जी महावीर जी, क्या हुआ उसके बाद? शादी आप बता रहे हैं की थी लड़की की, उसके बाद समस्या क्या आई, क्या कानूनी सलाह चाहिए आपको? हाँ जी, तो उसकी शादी करी थी, वो लड़की तो एमकॉम पास है और वो लड़का 12 पास है और वो इसमें शिक्षा विभाग में नौकरी लग रहा है। जी, और अभी महावीर जी सवाल पूछिए, आप सवाल पर ध्यान दीजिए आप। अच्छा जी, उसके ऊपर वो लड़का 2-2.5 साल लड़की को रख के सारे काम करके 5-4 महीने का बच्चा था, उसका भी अबॉर्शन करवा दिया उसने। और अभी उस लड़की को ले नहीं जा रहा, मतलब वो पंचायत भी होली। लड़की आप ही के घर पे है? हाँ, सिमलका गांव में, सिमलका नहीं है जी, पानीपत में। ठीक है, क्या किया जा सकता है प्रियंबका जी, जब जो है ससुराल पक्ष से या पति जो है अपनी बीवी को छोड़ दे और वो वापस नहीं लेकर जाए, क्या इनके पास जो है कानूनी हथियार है? ये भी क्रूएल्टी का केस कर सकते हैं, डिजर्शन का ग्राउंड होता है, जिसमें पति ने अगर छोड़ दिया 1 साल से अधिक अगर रहते हैं तो क्रूएल्टी एंड डिजर्शन का। ठीक है, चलिए महावीर जी, उम्मीद करते हैं आप जरूर कानूनी सलाह लेंगे और आगे जो की प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंबका जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी। तो फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।